हेलो गाइस, ये स्टडी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन में झारखंड का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोधी वंश। और लोधी वंश जो था एक अफगान शासक था, ठीक है। लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नववंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, चलिए। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? कपिलेंद्र गजपति उस समय दक्षिण पूर्वी भारत एक शक्तिशाली शासक था, ठीक है। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय या फिर आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए झारखंडी सुल्तान के नाम से कौन जाना जाता है तो आप क्या बताइएगा? आदिल शाह द्वितीय या फिर उसी का नाम है आदिल खान द्वितीय, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट अब देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या है? शेरशाह। शेरशाह के सेनापति खवास खान ने चेरो महाराजा महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त किया। तो अगर आपसे पूछा जाए श्याम सुंदर नामक हाथी किससे प्राप्त करके लाया गया था तो आप क्या बताएगा? महारथ चेरो को परास्त कर शेरशाह ने प्राप्त किया था, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राजमहल की पहाड़िया के बीच स्थित तेलियागढ़ी के रास्ते का शेरशाह ने अपने बंगाल अभियान में उपयोग किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि शेरशाह ने अपने बंगाल अभियान में उपयोग किस रास्ते को किया था तो आप क्या बताइएगा? राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित एक तेलियागढ़ी के रास्ते का प्रयोग किया था। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या? अकबर ने शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था, ठीक है। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर शाह की पराजय हुई। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या? अगला पॉइंट हमारा अकबर है। अकबर का सेनापति मानसिंह मानभूम से गुजरा। मानसिंह ने परा तथा तेलुकुपी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। पंचेत का किला भी इसी समय बनवाया गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारे क्या? अकबर के सेनापति मानसिंह ने राजमहल यानी कि साहेबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल की राजधानी अकबर के सेनापति ने कहाँ बनाया था तो आप क्या बताइएगा? राजमहल यानी कि साहेबगंज को बनाया, ठीक है। परकोटा महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए परकोट महल वाले नगरों की संयुक्त रूप से नामकरण क्या किया गया था तो आप क्या बताइएगा? अकबर नगर नाम रखा गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे, ठीक है। तो आप याद रखिए 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे किसके अनुसार तो आप क्या बताइएगा? आईने अकबरी के अनुसार, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? कोकरा के नागवंशी राजा को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार ए खान अलामा यानी कि हीरो के खान का मालिक कहा गया है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है? जहांगीर। तो चलिए जहांगीर के बारे में देखते हैं। तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन जहांगीर ने किसमें किया है तो आप क्या बताइएगा? तुजुक ए जहांगीरी में किया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। कोकरराह के नागवंशी शासक दुर्जन शाह ने मुगलों की अधीनता को ठुकराया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कोकरराह के नागवंशी शासक किसने मुगलों की अधीनता को ठुकराया था तो आप क्या बताइएगा? दुर्जन शाह ने। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जहांगीर ने इब्राहिम खां को दुर्जन शाह को अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु भेजा। तो आपसे पूछा जाए कि दुर्जन शाह को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा तो आप याद रखिएगा किसे? इब्राहिम खां को, ठीक है। इससे मना करने पर दुर्जन शाह को 11 वर्षों तक बंदी बना लिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद दुर्जन शाह ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया, ठीक है। जिसके बाद जहांगीर ने हीरो के पारखी दुर्जन शाह को शाह की पदवी दी
और मुक्त कर दिया। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, दुर्जन शाह ने अपने सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन को झरोखा दर्शन व्यवस्था थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दुर्जन शाह ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाया, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशी की राजधानी रहा। तो अगर आपसे पूछा जाए दुर्जन शाह ने किसे अपनी राजधानी बनाया, तो आप क्या बताएंगे, दोईसा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दोसाई के स्थापत्य कला पर मुगल स्थापत्य कला की झलक मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पलामू के चेरवंशी शासक प्रताप राय के समय पलामू का चेरो राज्य अत्यंत समृद्धशाली था। ठीक है, पुराना पलामू किला का निर्माण इसी काल में हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पलामू का चेरो राज्य अत्यंत समृद्ध कब था, तो आप क्या बताइएगा, प्रताप राय के समय में था। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, बाद में मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ का नया किला निर्माण कराया। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। अफजल खान ने जहांगीर के शासन काल में पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। ठीक है, उसके आक्रमण के समय पलामू का चेरवंशी शासक अनंत राय था। तो अगर आपसे पूछा जाए अफजल खां ने जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरों विरुद्ध जो सैन्य अभियान चलाया था, उस समय चेर वंश का शासक कौन था, तो आप क्या बताइएगा, अत्यंत राय था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अत्यंत राय के बाद सहबल राय पलामू के शासक बना। तो अत्यंत राय के बाद पलामू का शासक कौन बना, तो आप क्या बताइएगा, सहबल बना था। ठीक है, उसने सड़क ए आजम यानी ग्रैंड टैंक रोड पर चौपारण हजारीबाग तक अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, शाहजहां। तो चलिए शाहजहां के बारे में देखते हैं। शाहजहां के अपने शासन काल में शाइस्ता खान ने पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया, जिसका सामना पलामू के राजा तेज राय ने किया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए शाहजहां के काल में शाइस्ता खान ने पलामू पर जब आक्रमण किया था, तो उस समय पलामू का राजा कौन था, तो आप क्या बताइएगा, तेज राय। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, औरंगजेब। तो चलिए औरंगजेब के बारे में देखते हैं। औरंगजेब के शासन काल में कोपरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। ठीक है, रघुनाथ शाह का धर्मगुरु कौन था, हरिनाथ था। अगर आपसे पूछा जाए रघुनाथ शाह का धर्मगुरु कौन था, तो आप क्या बताइएगा, था हरिनाथ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या, रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था। ठीक है, रघुनाथ शाह ने मदन मोहन मंदिर रांची का निर्माण करवाया। रघुनाथ शाह के शासन काल में हरि ब्रह्मचार्य ने रांची के कुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए राम सीता मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में कराया था, तो हरि ब्रह्मचारी ने रांची के कुटिया नामक स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया था, राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। तो चलिए अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या, पातशाहनामा एवं आलमगीरनामा के अनुसार औरंगा नदी के किनारे 1660 ईस्वी में चेरो राजा साहब राय तथा औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें साहब राय की पराजय हुई। ठीक है, औरंगजेब के समय कुंडा के शासक चुन राय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस घटना के विरोध में चेरो ने चुन राय की हत्या कर दी। ठीक है, आप नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं कि झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां मुसलमानों का आक्रमण पूर्णतः मुक्त था। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।